हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा दूसरा चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों काफी बड़ा चैप्टर है, इसको हम आराम आराम से कर रहे हैं, कोई घाई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा साइंस का और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है। अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो पहले से ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है। इसके लिए हम लोग जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है इसको आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। और आप सभी अगर हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, यानी 9th स्टैंडर्ड से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमने हर चीज पहले से ही कंप्लीट करा के रखा हुआ है। साइंस का 1 या 2 चैप्टर बचे हुए पार्ट 2 के, तो उसको भी हम लोग चुटकी बजाते ही कंप्लीट कर देंगे। उसके भी वीडियोस चल ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको मिलते ही होंगे। और हिस्ट्री वगैरह का जो है ऑलरेडी ये हमारा 2nd चैप्टर है। ज्योग्राफी के भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, पॉलिटिकल साइंस के भी हमने शुरुआत कर दिया है। तो हर चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कहने का मतलब मेरा क्या था कि आप हमारा प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे साइंस मैथ्स के दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, साइंस के दोनों पार्ट 1 पार्ट 2, और जितने भी हम लोग नए जो वीडियोस ला रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ग्रामर, ये सभी के वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो वो दोनों चैनल को जरूर से विजिट कर लेना। एक का नाम है JR टॉक्स और दूसरे का नाम है JR व्लॉग्स, ठीक है ना। व्लॉगिंग चैनल हमने नया शुरुआत किया है, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों तो वहां पे जाके विजिट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगेगा हमें अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का हमने जो देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री में था, यानी कि पुराने जमाने में सबसे पुराना जो हिस्ट्री हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें किस प्रकार हिस्टोरियोग्राफी था, ये हमने डिस्कशन किया था। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हिस्टोरियोग्राफी मिडिवल पीरियड में, यानी बीच का जो समय था, बीच का जो हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, उस जमाने में हिस्टोरियोग्राफी क्या था, कैसे था, वो हम लोग थोड़ा सा यहां पे जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आज का मैं हेडिंग डाल देता हूं, जो कि है दोस्तों हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। ओके, हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये हिस्टोरियोग्राफी जो मिडिवल पीरियड का जो टाइम है, वो टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो स्टाइल था राइटिंग का, किसका राइटिंग का, रजत रंगीनी, ठीक है ना। रजत रंगीनी लिखने का जो स्टाइल था, जो कि हिस्ट्री कश्मीर का माना जाता है, ठीक है। आपको पता है कि हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का अलग अलग टाइप का हिस्ट्री होता है। तो कश्मीर का जो हिस्ट्री होता है उसको, उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री को क्या बोलते हैं दोस्तों, राज तरंगिनी। नॉट रजत तरंगिनी, मैंने आपको रजत बोल दिया, दैट इज राज तरंगिनी, ठीक है ना। इसको मैं स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पे, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी। तो ये जो राइटिंग, द स्टाइल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज नोन एज द राज तरंगिनी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बहुत ही फेमस चीजें हो सकता है आपके एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री कश्मीर का जो था राज तरंगिनी, उसको किसकी तरफ से लिखा गया था, कल्हाना, ठीक है ना। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, कल्हाना जो थे उनकी तरफ से लिखा गया था। और ये जो कल्हाना की तरफ से जो लिखा गया था, वो लिखा गया था 12th सेंचुरी CE के टाइम, ठीक है ना। तो 12th सेंचुरी जो है वो टाइम पे लिखा गया था, यानी आप सोच सकते हो कितनी पुरानी बात है। यानी ऑब्वियसली मिडिवल पीरियड की बात है ना। एंशिएंट पीरियड आपका लगभग 1000 के पहले जो होता था, 1000 सेंचुरी, ठीक है ना, उसके पहले जो होता था, ठीक है। तो उसके पहले जो भी बात होती थी वो एंशिएंट थी, 1000 ईयर के, नॉट सेंचुरी, 1000 ईयर जो था उसके पहले की जो भी घटनाएं हुई थी वो हिस्ट्री हमारा एंशिएंट था। उसके बाद जो भी होती थी वो मिडिवल आती थी। तो मिडिवल में ये जो 12th सेंचुरी की बात है, इसमें ये कल्हाना जो थे उन्होंने जो हिस्ट्री था कश्मीर का ये लिखा हुआ था। एंड उसके साथ में ये बहुत अच्छा अप्रोच हो गया था कि हिस्ट्री बताने का बहुत अच्छा तरीका हो गया था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कल्हाना जो थे ना, कल्हाना, ठीक है ना, ये जो कल्हाना थे वो खुद एक बहुत ही अच्छे मतलब राइटर थे, आप बोल सकते हो, मतलब बहुत अच्छा लिखते थे वो, ठीक है ना। उन्होंने खुद लिखा यहाँ पे, और ये जो लिखा उन्होंने, ये ऐसे नहीं कि चलो कहीं से सुन लिया तो लिख दिया, ये हर एक चीज को क्रिटिकली उन्होंने एग्जामिन किया। देखो, आप कोई भी चीज जब बोलते हो, देखिए जैसे कि हम कुछ भी अगर पढ़ा रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में हम लोग कुछ नॉलेज लेते हैं तब पढ़ाते हैं, करेक्ट है। जो भी आपको मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं तो कुछ नॉलेज है मेरे पास तभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। एंड कुछ चीजें हम लोग रेफर करते हैं, वो पढ़ाते हैं। लेकिन अगर अब मैं बिना बोले बिना देखे अगर मैं कुछ भी बोलते जाऊं तो हो सकता है उसमें से कुछ चीजें जो होगी वो गलत हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए हम हर चीज जो है आपको बुक्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हर चीज पढ़ाते हैं। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मैं आपको साथ में दे देता हूं। तो सेम उसी प्रकार ये जो कल्हाना जो थे ना, कल्हाना वो कौन थे, वो यहां पे बहुत ही अच्छे
राइटर थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और कश्मीर का जो हिस्ट्री है जिसको हम लोग राज तरंगिणी बोलते हैं, उन्होंने लिखा है। तो ये जो चीजें लिखा है वो पूरा का पूरा एग्जामिन करने के बाद लिखा है, और इसमें क्या क्या आ जाता है, इंस्क्रिप्शन आ जाता है, यानी कि कहीं पे कहीं जो स्तंभ होते हैं, कहीं फोर्ट होते हैं, उसमें कुछ लिखावट होती है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन हो गया कॉइन, कॉइन में भी कुछ लिखा होता है तो कॉइन्स हो गया, या फिर एंशिएंट मोन्यूमेंट्स का रिमेन्स, यानी कि कुछ बचा हुआ, कुछ टुकड़ा मिल गया, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल गया। तो इस प्रकार के जो भी सबूत हाथ लगते थे, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स मिलते थे लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से, ये जो सबूत मिलते थे उसके आधार पे ही एग्जामिन करने के बाद ही इन्होंने ये जो चीजें हैं वो लिखी थी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मिडिवल पीरियड के टाइम अगर बात करें इंडिया में, खासकर जो हिस्टोरियन थे, इट इज इन द कोर्ट ऑफ द रूम, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ द मुस्लिम रूलर्स, यानी कि वो टाइम का जो जमाना था, आपको पता है, मैंने आपको हिस्ट्री अगर पढ़ाया होगा इसके पहले के चैप्टर्स में, या फिर आपने 9th में पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज पता होगा कि मिडिवल पीरियड एक ऐसा टाइम था हमारे इंडिया में जहां पे जो रूलर्स हुआ करते थे वो मुस्लिम हुआ करते थे। जैसे कि सुल्तानेट थे, मुगल्स थे, तो ये जितने भी थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा रूलर उनका इलाका था, और वो हाईली किससे इन्फ्लुएंस थे? दे वर इन्फ्लुएंस बाय द अरेबिक एंड द पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? किसके, लाइक हम लोग बोलते हैं ना हम लोग कि इसके बातों में आगे, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में थे? अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफिक में थे। और उसमें से जो जियाउद्दीन बारानी थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस उन्होंने होल्ड किया हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम पे। और यहां पे तारिक ई फिरोज शाही एक बुक लिखी गई थी, किसकी तरफ से मैं बताऊंगा, पहले मैं नाम मेंशन कर दूं, तारिक, ठीक है ना, यहां पे अच्छे से तारिक, आपको पता होगा इस प्रकार के ना अलग अलग नाम होते थे पुराने जमाने में जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते थे बोलने में, ठीक है। तारिक ई फिरोज शाही, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं पहले, फिरोज शाही, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नेम है, आप लोग इसको लिख के याद रखोगे तो ही आपको याद रहेगा। तो तारिक ई फिरोज शाही जो बुक था उसको रिटर्न किया था किसकी तरफ से? जियाउद्दीन बरानी की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, हो सकता है आपके एमसीक्यूज में पूछ दे, ठीक है। जियाउद्दीन जो थे बरानी, उनकी तरफ से ये बुक जो है लिखी गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द अरेबिक एंड द पर्शियन पीपल, ठीक है। ये चीज हुआ था, एंड उनके अकॉर्डिंगली अगर बात करें ये बुक लिखने का उनका जो पर्पस था उसके हिसाब से बात करें तो हिस्टोरियंस जो उनका जो ड्यूटी है, यानी कि जो हिस्ट्री लिखने वाले जो लोग होते हैं, हिस्टोरियन जो होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मली हिस्टोरियन को भी मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है ना, जो हिस्ट्री लिखते हैं, इन शॉर्ट उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं, बस इतना ही मैं बता सकता हूं। तो हिस्टोरियंस का जो काम होता है वो सिर्फ इतना नहीं होता है कि सिर्फ रूलर कौन था, राजा कौन था उसके बारे में बताना। एक्चुअली उनका काम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में होता है कि जो रूलर था वो कैसे उठा, यानी कि अगर उसकी फॉल हो रही है, यानी कि उसका किंगडम अगर लॉस में जा रहा है या फिर फॉल हो रहा है, तो वो कैसे राइज हो रहा है, यानी कि पूरा उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी का, उसके बारे में व्यक्त करना होता है किसी भी हिस्टोरियन का जो राइटअप होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए। तो ये सभी चीज उन्होंने बताया, और आपको ये नहीं बताना है, इनकरेक्ट पॉलिसीज के बारे में नहीं बताना, ये सभी चीज भी मेंशन की गई थी, ठीक है ना। और बरानी ने फर्दर क्या कहा, उन्होंने क्या बोला आगे जाके, तो हिस्टोरियन जो थे ना उनको इस प्रकार से कंसीडर करना है कि किसी की भी लाइफ में जो उन्होंने क्या सिखाया, यानी कि अगर कोई इंसान है उसके बारे में अगर मुझे लिखना है, यानी कि उस इंसान के लाइफ से हमने क्या सीखा, क्या सीख मिली हमें, ये सब चीज भी बताना क्या होता है? हिस्ट्री होता है। तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया था, और साथ ही में उन्होंने बताया कि क्या आपने सीखा, उस इंसान से क्या सीखा, क्या लर्न किया, एंड बहुत सारे जो संत लोग आए उनके कल्चरल लाइफ के बारे में, ठीक है ना, ये सभी चीज के बारे में जो है बताना चाहिए हिस्ट्री में। तो हिस्टोरियन का काम ये होता है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। और साथ ही में जो बरानी थे उन्होंने कहा कि ये जो हिस्टोरियोग्राफी है ना इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी कि उन्होंने पूरा एक्सपांड किया उसके स्कोप को, यानी कि आज के डेट में ये जो चीज है ये आगे जब आने वाली पीढ़ी आएगी वो एकदम अच्छे से पढ़ेगी, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि जो चीजें होती है वो कैसी थी, ये इससे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये सब चीज भी उन्होंने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। और जितने भी हिस्टोरियंस थे, ठीक है ना, मुगल कोर्ट्स के दौरान, यानी मुगल अंपायर के दौरान में जितने भी कोर्ट थे, उन्होंने जो भी वहां पे रूलर्स थे, जो भी वहां पे एम्परर थे, उनको काफी ज्यादा प्रेज किया, यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना हम लोग लाइक बहुत ही ज्यादा तारीफ करना, उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो की थी। और उनका जो कस्टम था ये बहुत ही सुटेबल पोएटिक कोट्स के हिसाब से था, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो था वो भी साथ में इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि अच्छे अच्छे फोटोज एंड पिक्चर जो है साथ में इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पता है कि जब मुगल जब शासक आया, ठीक है, तो आपको पता है कि मुगल का फाउंडर कौन था? बाबर, सबसे पहले। ये सब चीज आपने 9th में पढ़ा होगा। तो बाबर जो था दोस्तों, बाबर जो मुगल का सबसे पहला एम्परर बना, यानी कि हमारा जो मुगल एम्परर बोलते हैं हम लोग, तो मुगल का सबसे पहला कौन आया था इंडिया में? बाबर आया था, ठीक है। तो बाबर जो थे वो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर थे, सभी को पता है वो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर थे। और उन्होंने यहां पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों तुजुक-ई-बाबरी। तुजुक-ई-बाबरी नाम का खुद का उन्होंने क्या लिखा था? ऑटोबायोग्राफी। आपको मैंने बताया था
एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है अगर कोई दूसरा इंसान किसी इंसान के बारे में लिखता है, यानी कि चलो आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो आपने मेरे बारे में अगर बुक लिख दिया कि राहुल सर ने अब कितना स्ट्रगल किया था अपने लाइफ में और यहां तक कैसे कैसे आए हैं, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आगे नहीं आए हो, ट्रस्ट में दोस्तों, अभी आप लोग के साथ में तो बहुत आगे जाना है, 1 मिलियन का टारगेट अचीव करना है यार, आप लोग की आशीर्वाद और आप लोग के दुआ की वजह से। तो यार आप लोग सपोर्ट करते रहो, बस यही चाहूंगा मैं, ठीक है। चलो वो तो बात हो गई, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक के बारे में बात करें तो हम अगर किसी और के बारे में लिखते हैं तो बायोग्राफी होता है, लेकिन अगर मैं खुद के बारे में ही बुक लिख दूं, अगर मैं अपने बारे में बुक लिख दूं कि मैंने क्या क्या किया अपने लाइफ में, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो यहां पे जो बाबर थे उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख दी, और वो बायोग्राफी का जो नाम रखा उन्होंने तुजुक ई बाबरी रखा। बहुत ही डेंजरस नेम है, ठीक है, बहुत ही मतलब पढ़ने में डेंजरस है, वैसा डेंजरस नहीं है लेकिन पढ़ने में डेंजरस है, ठीक है ना। तुजुक ई बाबरी, तुजुक ई बाबरी जो है उन्होंने अपना नाम रखा, अपने ऊपर ही रखा। आप देख सकते हो बाबर बाबरी, यानी कि कहीं ना कहीं नाम सिमिलैरिटी है, तो खुद का बुक लिखा था इसीलिए उन्होंने नाम रखा तुजुक ई बाबरी। इसका मीनिंग एक्जैक्टली ये उर्दू वर्ड है कि क्या है आई डोंट नो, मतलब टू बी ऑनेस्ट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो जो मतलब इन धर्मों से बिलोंग करता है वो शायद बता सकते हैं अच्छे से, बिकॉज मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इसका एक्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, लेकिन ये बुक का नाम है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर अगर नॉर्मली इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, यानी कि जो भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जो भी काम उन्होंने किए, कैसे वो आए इंडिया में, ये सभी चीज जो है उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हर एक चीज उन्होंने लिखा था। वेरियस रीजन्स के बारे में, सिटीज के बारे में, कहां कहां वो ट्रैवल किए, कहां कहां घूमे, और जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन और कस्टम्स और फ्लोरा, यानी कहां कहां घूमे, लाइक कौन से वातावरण में रहे, ये सभी चीज जो है वो इन बुक में, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखा था, ये सब बुक में उन्होंने क्या किया, मेंशन किया था, ताकि लोगों को पढ़ने के बाद उनके जीवन गाथा के बारे में पता चले, यानी उन्होंने कैसे क्या अपनी लाइफ को बिताया है, ये सभी चीज जो है उनको पता चल जाएगा ये पढ़ने के बाद, ठीक है। और आपको एक और पता होगा कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है ना। तो हुमायूं के बाद जब अकबर आए तो अकबर जो थे वो थोड़े से अलग टाइप के लीडर थे, तो अकबर ने भी यहां पे क्या किया था, एक तरीके से बहुत ही मतलब काम तो किए थे, जो भी मुगल्स के जो काम थे वो उन्होंने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब अकबर का जो काम था वो बाकी राजाओं से, बाकी जो मुगल एम्पायर थे उनसे थोड़ा सा अलग था। तो इसीलिए यहां पे एक अकबरनामा नाम का जो है यहां पे लिखा गया है टाइटल, अकबरनामा, अकबर, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। अकबरनामा नाम का एक टाइटल है, और ये जो अकबरनामा जो है वो लिखा गया था अबुल फजल द्वारा। और मुझे जहां तक याद था ना, ये क्वेश्चन ना कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था, ठीक है ना, कि अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल। एक एपिसोड में देख रहा था, मुझे अचानक से याद आया कि उसमें पूछा था केबीसी में, ठीक है ना, अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है, माफ करना, अबुल फजल, अबुल फजल। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इस प्रकार लिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो हिस्ट्री मतलब बोरिंग होता है, जो चीजें हम लोग को पढ़ना है वो तो थोड़ा बहुत याद रहता है, थोड़ा बहुत हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं लिखा इसलिए देता हूं ताकि आप लोग को वो चीज हाईलाइटेड रहे और याद रहे। क्यों? क्योंकि यही सब सवाल जो है ना वो रियल लाइफ में मैटर करते हैं, और रियल लाइफ में जब आप कुछ क्विज खेलने जाते हो, या फिर पढ़ाई करने जाते हो, या फिर आप कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने जाते हो, तो ये सब चीज आपको काम आता है। क्लियर है, ट्रस्ट मी, तो आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अबुल फजल ने अकबरनामा जो लिखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हम लोग क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़े तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा था। और उसमें उन्होंने पूरा का पूरा उनके जीवन गाथाओं के बारे में लिख दिया कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया था जो भी एक्टिविटीज, एंड साथ में उनका जो मेथड था कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो भी हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होते थे, आप डॉक्यूमेंट्स मतलब पेपर फॉर्म में नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल सोर्स हो सकता है, रिटन सोर्स हो सकता है, ओरल सोर्स हो सकता है, तो उसको वाकई में लेना और उसको एग्जामिन करना कि वाकई में ये जो चीज हुई थी वो सही है कि गलत है। तो ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब रियल फैक्ट होना चाहिए। तो ये सभी चीज के हिसाब से उन्होंने ये सब चीज लिखा। फिर उसके बाद यहां पे आया बखार। तो बखार जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री के टाइम पे, ठीक है ना। बखार, ये शायद आपने वर्ड सुना होगा, 8th या फिर 9th के हिस्ट्री में ये वर्ड था बखार। तो बखार क्या है, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजों का मेंशन किया जाता है, और खासकर कौन से टाइम पे था, मिडिवल हिस्ट्री जो आप लोग पढ़ रहे हो अभी, मिडिवल पीरियड के टाइम पे ही ये चीज हुआ था। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, बहुत सारी थियरीज आ जाती है, बहुत सारी लाइक स्टोरीज आ जाती है जो हीरोज के बारे में है, जो राजाओं के बारे में है, हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में, लड़ाइयां कैसे लड़ी गई, कैसे जो बड़े बड़े महान व्यक्ति थे वो टाइम पे, राजा महाराजा या फिर जो भी थे वो टाइम पे, उनकी लाइफ, रियल लाइफ स्टोरीज, उनके बारे में, उनके जीवन गाथाओं के बारे में, ये सभी चीज जो है वो इसमें लिखे जाने लगी, ठीक है, बखार के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी जो बखार है ना, तो इसमें ना मराठी बखार भी होता था, जो मराठी जो कल्चर्स था उसको यहां पे वो मेंशन करते थे। तो बखार में आ जाता था तो मराठी बखार,
ठीक है ना, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, ठीक है, हम लोग सब महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मराठी बखार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। मराठी बखार, तो मराठी बखार की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के थे मराठी बखार जो थे, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे। तो यहां पे सभासद बखार जो कि लिखा गया था कृष्णाजी अनंत सभासद, ठीक है ना, एक मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, मराठी बखार बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे, लेकिन इसमें से एक टाइप था सभासद, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग, सभासद बखार, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक कर ले, ओके, सभासद बखार। तो ये जो सभासद बखार थे, नॉर्मली यहां पे किसने लिखा था, कृष्णाजी अनंत सभासद, ठीक है ना, कृष्णाजी नाम था उनका, कृष्णाजी अनंत, ठीक है, कृष्णाजी अनंत सभासद उनका नाम था, उन्होंने एक बखार लिखी थी सभासद बखार। एंड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था बखार का, किसके बारे में था, हमारे सबके अपने प्रिय और सबसे ज्यादा पावरफुल जो लीडर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो मुझे लगता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन्होंने लिखा था, कृष्णाजी अनंत सभासद ने। तो वो टाइटल जो था क्या था, सभासद बखार, देखो नाम याद रख लो, थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, सभासद बखार जो है, इसमें शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, जैसे हमने ऑटोबायोग्राफी बोला ना, उसी प्रकार ये बखार के अंदर शिवाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा गया था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन गाथा जी है और किस प्रकार लड़ाइयाँ लड़ी, एंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनके बनाए गए, वो सब लिखा गया था। फिर एक और बखार है मराठी में जो कि आता है भाऊ साहेबांची बखार, ठीक है ना, दिस इज द मराठी वर्ड भाऊ साहेबांची। तो भाऊ साहेबांची बखार जो था, ठीक है, ये भी एक मराठी बखार है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, भाऊ साहेबांची बखार, ठीक है। तो ये जो टाइप का बखार था, इसमें क्या है अगर हम बात करें, तो भाऊ साहेबांची बखार ये बताता है द बैटल ऑफ पानीपत, आपको पता है पानीपत में लड़ाई लड़ी गई थी, आप सभी को पता होगा। तो पानीपत में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो क्या बताता है, भाऊ साहेबांची बखार में लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और बहुत सारे ऐसे दूसरे बखार भी है। तो एक और बखार है जिसका नाम है पानीपतची बखार, आपको पता है पानीपत में भी लड़ाई हुई थी। तो एक और जो बखार का नाम है पानीपतची बखार। देखो कितने सारे बखार है, और ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, हो सकता है इनके ऊपर कुछ पूछ सकता है कि ये वाला बखार किसके बारे में है, ये वाला बखार किसके बारे में, इसमें क्या हुआ था आप बताओ। तो ये आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, या तो आपको जब आपके ऑफलाइन जब एग्जाम होंगे वो तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो उस प्रकार जो है आपको आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गए। तो जैसे मैंने बोला कि पानीपतची बखार हो गया, इसमें सेम इवेंट के बारे में, यानी कि पानीपत में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर होलकर आंची, ठीक है ना, आपको पता है होलकर्स थे, ठीक है ना, मल्हारराव होलकर। तो जो होलकर थे ना, तो होलकर आंची खैफियात, ठीक है ना, कैफियात, देखो स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहां पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। होलकर आंची, होलकर आप सभी को पता है होलकर कौन थे, ठीक है ना, होलकर आंची कैफियात, ठीक है ना। अब इसको एग्जैक्टली कैसे रीड करते हैं आई डोंट नो, बट होलकर आंची कैफियात, ठीक है ना, कैफियात बोलते हैं इनको। ये एक ऐसा लाइक बखार था जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड किए जाते थे, किसके बारे में, होलकर्स के बारे में, ठीक है ना। होलकर्स कैसे अपने लाइफ जीते थे और उनका कितना बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन था मराठा रूल में, यानी कि आपको पता होगा शिवाजी महाराज के बाद होलकर्स ने, और बहुत पेशवास भी थे वो टाइम पे, पेशवास जो थे उनका कितना बड़ा रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था मराठा कल्चर में, मराठा ट्रेडिशंस में, ये सब चीज जो है इसमें लिखी जाने लगी। और बखार जो होता है ना, ये बहुत सारे ऐसे और भी आने लगे, ठीक है। तो बखार्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ बायोग्राफी, यानी कि बहुत सारे बायोग्राफीज में डिवाइड किए जाने लगे, यानी कि जैसे कि कुछ बखार राजाओं के ऊपर होते थे, तो राजा का बखार। फिर डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में, यानी एक पर्टिकुलर किंगडम हो, एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर प्रोविंस के बारे में अगर बखार यानी इंफॉर्मेशन लिखी गई तो वो डायनेस्टिक हिस्ट्री हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स हो जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर एरिया का हिस्ट्री हो गया, फिर ऑटोबायोग्राफीज हो गया, फिर ऐसे बहुत सारी चीज, माइथोलॉजी के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, राजा का कार्यभार कैसा होता था, एक राज्य को कैसे वो संभालते थे, तो ये सभी चीज जो है वो इस बखार में लिखा जाने लगा। यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के बखार जो है वो लिखे जाने लगे, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग तरीकों से। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था बस इतना था। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाह रहा था, कंटिन्यू करने वाला था हमारा जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जो पार्ट था वो भी कंटिन्यू करने वाला था, लेकिन इसको हम लोग आज थोड़ा स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करूंगा, क्योंकि मुझे अगला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, यानी कि अभी मिडिवल पढ़ा,
पहले हमने एंशियंट पढ़ा, पहले लेक्चर में हमने एंशियंट के बारे में पढ़ा, यानी एकदम पुराने में क्या होता था। अभी हमने मिडिवल के बारे में पढ़ा। ये सब चीज, बहुत सारी चीजें हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ही दिन में, यानी कि नेक्स्ट डे में आपको मैं लेके आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपको मैं हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न जमाने में क्या क्या चीजें हुई हिस्टोरियोग्राफी के हिसाब से, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि हम हमेशा पूछते हैं आपसे, तो अपनी राय और सजेशन जो भी रहेगा, आप जो भी बोलना चाहोगे एंड कुछ भी आपके मन में रहेगा, तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो होंगे उनको बता देना कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। भले ही मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा सकूं। तो थोड़ी बहुत भूल चूक हो जा रही होगी तो प्लीज माफ कर देना, इग्नोर कर देना, लेकिन बाकी जो चीजें अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। एंड आपके लिए साइंस और मैथ्स जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, वो तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो प्लीज वो जो सब्जेक्ट्स है साइंस और मैथ्स को सबसे ज्यादा फोकस करो दोस्तों, क्योंकि वो चीज आपका बेस आगे बनाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहिए, उतने ही लगन से, उतने ही शिद्दत से पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा एफर्ट, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स आप लोग थोड़ा सा साइंस और मैथ्स में लगाओ, बिकॉज वो क्या होते हैं, थोड़ा स्कोरिंग होते हैं। तो जरूर से अच्छे से वीडियोस हमने सब चीज अपलोड कर लिया है, तो प्लीज देखा करो। एंड दोस्तों, चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो लोग ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस करने का फायदा ये होता है कि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं तो कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया रहेगा तो नोटिफिकेशन जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करने के बाद, अगर जैसे कि आपको हमेशा मैं बोलता हूं, तो बहुत सारी चीजें मुझे आपसे बोलनी है, तो वो सब चीज हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चलो आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।